बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। इस टॉपिक में हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स का मीनिंग जानेंगे, उनका इंट्रोडक्शन और टाइप्स जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। अगर टर्म बायो जियोकेमिकल साइकिल की बात करें तो ये 3 वर्ड से मिलके बना है। बायो मीन्स लाइफ, Geo means earth or rock, chemical mean here is element. Exchange of nutrient between organism and their environment is called biogeochemical cycle. Nutrients यानी कि एलिमेंट्स, इनका अगर एक्सचेंज जानदारों से माहौल में होता है और फिर माहौल से जानदारों में, तो इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। या फिर दूसरी तरह से डिफाइन करें तो सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन दी इकोसिस्टम और बायोस्फीयर इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल और कॉल्ड साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स। इकोसिस्टम में या बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। तकरीबन 40 के करीब एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह शामिल हैं। ये तमाम एलिमेंट्स इकोसिस्टम में सर्कुलेट करते रहते हैं और प्लैनेट अर्थ में इनका कोई इनपुट नहीं है। मतलब ज़मीन पर ये सारे एलिमेंट्स मज़ीद कहीं और जगह से नहीं आ रहे, जितने एलिमेंट्स थे उतने ही मौजूद हैं। इनका कोई मज़ीद सोर्स, बाहर से आने वाला सोर्स, किसी दूसरे प्लैनेट से आने वाला सोर्स नहीं है अर्थ पे। न्यूट्रिएंट्स को रिकवर किया जाता है अर्थ से, यानी कि प्रोड्यूसर्स ज़मीन से ये न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं, खुराक बनाते हैं। कंज्यूमर इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की डेथ के बाद डीकम्पोजर्स इन न्यूट्रिएंट को दोबारा से इकोसिस्टम में शामिल कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, ताकि दोबारा इसको प्रोड्यूसर्स यूज़ कर सकें और इनका कोई लॉस ना हो। अगर डीकम्पोजर नहीं होंगे तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाएंगे और इनको यूज़ नहीं किया जा सकेगा दोबारा से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। 3 टाइप्स हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल, गैसियस साइकिल्स, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी करेंगे। सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल में फास्फोरस, सल्फ़र और कैल्शियम को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स सेडिमेंट्स बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं, रॉक की फॉर्म में पाए जाते हैं फास्फोरस, सल्फ़र और कैल्शियम। गैसेस की फॉर्म में ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाएंगे। बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल की। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे वाटर अवेलेबल है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, 70% या 71% वाटर अवेलेबल है, लेकिन बहुत थोड़ा वाटर इसके ऊपर यूजेबल है, जो कि अवेलेबल होगा प्लांट्स और एनिमल को। यानी कि किसी ऐसी फॉर्म में पाया जाता है वाटर जिसको प्लांट्स और एनिमल यूज़ नहीं कर सकते, बहुत थोड़ी अमाउंट है यूजेबल। ज़मीन पर पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, किसी जगह पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, किसी जगह पे वाटर की अमाउंट कम है। जैसे कि इकोसिस्टम्स की बात कर लें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में और टेरेस्ट्रियल में से कंपैरिजन कर लें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा वाटर की अमाउंट का। वाटर केमिकल फॉर्म में रॉक्स के अंदर मौजूद है, जो कि साइकिल के अंदर शामिल नहीं होता, मतलब केमिकली बाउंड है। Out of the remaining nearly 97 or 3% is in the
यूजेबल के अलावा यानी कि मेराइन वाटर और ओशियन वाटर ये सारा 97% है और 2.1% पोलर आइस क्यूब की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि माउंटेन पीक्स पर फ्रोज़न फॉर्म में मौजूद है, जिसको यूज़ नहीं किया जाता डायरेक्टली। जब वो मेल्ट होगा तो यूज़ होगा, वरना वो यूज़ नहीं हो सकेगा। इसके अलावा 0.6% फ्रेश वाटर है, लेक्स की फॉर्म में, स्ट्रीम्स की फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में, वेपर की फॉर्म में और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, जिसको प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। अब जो वाटर साइकिल है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर की सर्कुलेशन, इसको कौन कौन सी फोर्स डिराइव करती हैं उनकी बात करेंगे। सोलर रेडिएशन और ग्रेविटी। सोलर रेडिएशन की वजह से वाटर एवेपोरेट होता है, क्योंकि किसी भी सरफेस पे वाटर मौजूद होगा, सनलाइट आएंगी, सनलाइट वाटर को एवेपोरेट करवाएंगी, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, वो कंडेंसेशन प्रोसेस है एंड प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले वाटर के वेपर्स बनेंगे, फिर वेपर इकट्ठे होंगे यानी कि कंडेंसेशन होगी, फिर प्रेसिपिटेट जैसे कि रेनफॉल में कन्वर्ट होंगे, और इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। रेन फिर से सॉइल सरफेस पे आएगी और उसका कन्वर्जन होगा एवेपोरेशन में, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। वाटर फ्रॉम ओशियन, लेक, पॉन्ड एंड रिवर स्ट्रीम एंड सॉइल सरफेस एवेपोरेट बाय सनलाइट और सन्स हीट एनर्जी। सूरज की रोशनी की वजह से हर तरह से, हर रिजर्वायर से पानी एवेपोरेट होगा, जिसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट आती है। अंडरग्राउंड वाटर एवेपोरेट नहीं होगा इससे। प्लांट भी, क्योंकि बायो जियो केमिकल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अभी तक जिक्र नहीं हुआ कहीं पे भी, अब जिक्र होगा। प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं, यानी कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, जो कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है वेपर्स को एटमॉस्फेयर में। ये वेपर्स इकट्ठे होंगे क्लाउड की फॉर्म में, कंडेंस हो जाएंगे, फिर मज़ीद ये ठंडे होंगे और उसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और रेनफॉल होगी, और ग्रेविटी की वजह से रेनफॉल ज़मीन की तरफ वापस आ जाएगी। प्लांट्स आल्सो ट्रांसपायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू देयर लीव्स। बात कर चुके हैं इसकी भी, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। प्लांट में डिफरेंट साइड से डिफरेंट ट्रांसपायरेशन होगी। सबसे ज़्यादा अमाउंट में लीफ सरफेस से ट्रांसपायरेशन होगी, और जिसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। इसके अलावा एनिमल से भी वाटर एवेपोरेट होगा, जिसको स्वेटिंग या प्रेस्पायरेशन कहा जाता है। वो कोई इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता एयर में वेपर्स की फॉर्म में। क्लाउड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। वेपर्स फॉर्म में एयर एटमॉस्फेयर में जाएगी और इकट्ठी होकर क्लाउड की फॉर्म में आ जाएगी और फ्लोट करेगी विंड में। आहिस्ता आहिस्ता ये क्लाउड किसी ऐसी ठंडी जगह पर जाएंगे और मज़ीद इनका टेम्परेचर कम होगा, कंडेंस होंगे मज़ीद और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ दोबारा आना शुरू होंगे। इस डायग्राम में तकरीबन जितने भी सोर्सेज हैं साइकिल के, वो सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन दिखाई गई है। ओशन से एवेपोरेशन होने के बाद वाटर कंडेंस हुआ, वेपर्स कंडेंस हुए तो ये क्लाउड बन गया। और एवेपोरेशन के मुख्तलिफ
सोर्सेज दिखाए गए हैं, जैसे कि ये डैम एक दिखाया गया है रेजरवायर के तौर पे वाटर के। इसके अलावा सॉइल सरफेस से भी वाटर एवेपोरेट होगा लाइट आने की वजह से, सनलाइट, और लीव्स से यानी वेजिटेशन से, प्लांट्स से भी एवेपोरेशन होगी। डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज हैं जैसे कि रन ऑफ वाटर वगैरह, ये सारे एवेपोरेट होंगे और कंडेंस होंगे, जिनकी वजह से क्लाउड्स बनेंगे। और क्लाउड मज़ीद टेम्परेचर कम करेंगे, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होगी, और ये प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में फॉल करेंगे ग्रेविटी की वजह से, और दोबारा से ये पानी ओशन वगैरह में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले फ़्लो की बात करते हैं कि फ़्लो किस साइड पे होगा वाटर का। अगर फ़र्ज़ करें यही क्लाउड आ जाते हैं वापस हाई आल्टीट्यूड पर, जैसे कि माउंटेन्स पर अगर तो होगा टेम्परेचर बहुत ही कम, तो ये माउंटेन पर फ्रीज़ कर जाएंगे पोलर आइस की फॉर्म में। अगर टेम्परेचर नॉर्मल होगा या जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा फ्रीज़ होने के बाद, तो फिर ये फ़्लो करेगा रन ऑफ वाटर की सूरत में। रन ऑफ वाटर सरफेस के ऊपर बहता हुआ पानी है, जो कि वाटर टेबल में भी कुछ सीप करेगा, मतलब पानी ज़मीन की जानिब मट्टी के अंदर पास होता जाएगा, और ज़मीन में जहाँ से पानी हासिल किया जाता है वाटर टेबल कहलाएगा, उस वाटर टेबल में भी शामिल हो जाएगा। जितना भी वाटर होगा उसका फ़्लो होगा हमेशा ही ओशन की तरफ। ओशन में आके सारा वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट में एवेपोरेशन भी ओशन से होगी, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है ओशन का। इसी तरह अगर बात करें ग्रेविटी की, मून की ग्रेविटी की, तो पानी के अंदर जो लहरें आती हैं समंदर में, वो सारी पानी को साहिल की तरफ ले आती हैं। तो ऐसी जगह पे कोई डैम बनाया जा सकता है, रेजरवायर, जो कि जब पानी ऊपर की तरफ आएगा, मट्टी की तरफ आएगा, तो इसी के अंदर रह जाए, जैसे कि डैम के अंदर दिखाया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में और डिफरेंट साइकिल्स के बारे में, कि उनको कैसे, कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं जो मेंटेन रखती हैं, उनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं।